नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने प्रस्तावना पढ़ रहे थे। प्रस्तावना में समाजवाद। प्रस्तावना में आज देखते हैं पंथ निरपेक्ष क्या है। पंथ निरपेक्ष यानी धर्मनिरपेक्ष। यह 42वां संविधान संशोधन में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। यह मूल संविधान में नहीं था। जब 42वां संविधान हुआ था, उसी संविधान संशोधन में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया है। यह 1900 कब जोड़ा गया? 46वां संविधान संशोधन 1986। तो देखते हैं दोस्तों कब है। तो दोस्तों, सबसे पहले पंथ निरपेक्ष पे पढ़ते हैं। यह भी पंथ निरपेक्ष 1976 में भी जोड़ा गया था। सॉरी दोस्तों, 76 में जुड़ा, 86 ने 76 में, 1976 में। तो 1976 में जुड़ा है। पंथ निरपेक्ष पे आज चर्चा करते हैं। सबसे पहले पंथ निरपेक्ष यानी सेकुलर या सेकुलर, इसके सेकुलर शब्द जुड़ा है। यह यानी इसका मतलब है सेकुलर, पंथ निरपेक्ष का यानी रिलीजन से अलगाव, यानी धर्म से अलगाव करना, इसका अर्थ है। धर्म रिलीजन के प्रति तटस्थता यानी अलगाव, इसका पंथ निरपेक्ष का ये अर्थ है। यानी सेकुलर शब्द चाहे कहो, रिलीजन से अलगाव है इसका मतलब। पंथ निरपेक्ष यानी रिलीजन यानी धर्म। ये रिलीजन मीन्स थोड़ा होता है, कहते नहीं रिलीजन में है, रिलेशन में संबंध होता, रिलीजन में धर्म। धर्म रिलीजन के प्रति तटस्थता है। तो जो पंथ निरपेक्ष है, इसके क्या क्या वो है, इसके विशेष महत्व पर चर्चा करते हैं। इनके विशेषताएं क्या क्या हैं। पंथ निरपेक्ष कैसे इनको कहा गया कि ये पंथ निरपेक्ष हैं, इस पे चर्चा जरूर करेंगे कि पंथ निरपेक्ष कहा कैसे, क्यों गया इनको, कि पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या है। तो पहला शब्द है अनिश्वरवाद। इसका कहना है कि ईश्वर में भरोसा नहीं है, यानी भौतिकवाद या मानववाद, यानी मानववाद सर्वोपरि है, भौतिकवाद सर्वोपरि, ईश्वर में हमें भरोसा नहीं है, क्योंकि ये अनिश्वरवाद कहता है। अनिश्वरवादी अगर यदि जो लोग होते हैं वो ईश्वर को नहीं मानते हैं, ईश्वर के ऊपर उनका भरोसा नहीं रहता है। ये लोग मानव को ही यानी भौतिक यानी साइंस को ही सर्वोपरि मानते हैं, कहते हैं कि ईश्वर में हमको भरोसा नहीं है। कुछ है धार्मिक तंत्र। ये लोग जो धार्मिक तंत्र वाले व्यक्ति होते हैं, ये लोग ईश्वर पर विश्वास करते हैं, रिलीजन के आधार पर शासन करते हैं। ईश्वर पर ये लोग विश्वास करते हैं, ये लोग धार्मिक तंत्र वाले, कि ईश्वर है। इसके बाद एक शब्द है सेकुलर शब्द। ये ईश्वर के विरोधी नहीं हैं। जो सेकुलरवादी होते हैं, ये लोग ईश्वर के विरोधी नहीं हैं, लेकिन सार्वजनिक जीवन में रिलीजन नहीं है, क्योंकि निजी जीवन में हो सकता है। कहते हैं जो सार्वजनिक जीवन है इसमें रिलीजन नहीं है, धर्म नहीं है, लेकिन निजी जीवन में हो सकता है धर्म। सार्वजनिक जीवन में धर्म नहीं हो सकता, रिलीजन नहीं हो सकता। धर्म के मामले में तटस्थता इन्होंने बनाई रखी, धर्म सही है गलत है, इन मामलों में सेकुलर ने तटस्थता बनाए रखी। निजी और सार्वजनिक जीवन में रिलीजन मानते हैं, जो निजी वाले होते हैं, और सार्वजनिक, निजी और सार्वजनिक जीवन में रिलीजन मानते हैं। इस प्रकार से देख रहे हैं पंथ निरपेक्ष क्या है क्या नहीं, कौन मार रहा है कौन नहीं मार रहा है। इसके हैं 3 शब्द हैं, अनिश्वरवाद, धार्मिक तंत्र और सेकुलर शब्द। ये क्वेश्चन ऐसे आता है निष्कर्ष में, अनिश्वरवाद ईश्वर में भरोसा नहीं करते हैं, इसी हिसाब से आता है क्वेश्चन। अब आइए देखते हैं भारत में पंथ निरपेक्ष। भारत में पंथ निरपेक्ष देखते हैं है कि नहीं है, कैसा है, इस पर चर्चा करते हैं। तो भारत में पंथ निरपेक्ष, राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं है,
ऐसा कहा इन्होंने कि राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं है, राज्य धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। क्योंकि भारत पंथ निरपेक्ष है या नहीं, तो कहता है कि राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं है, यानी प्रस्तावना कहती है संविधान की, राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं है, राज्य धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, सभी धर्म के लोगों का समान अधिकार होगा। कोई भी धर्म के लोग होंगे उनको समान अधिकार दिया जाएगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को समान अधिकार है। राज्य सकारात्मक रूप से आवश्यक होने पर धर्म में हस्तक्षेप कर सकता है, यानी राज्य सकारात्मक रूप से यदि आवश्यक हो तो धर्म में हस्तक्षेप कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता है। इसके बाद रिलीजन शब्द को जोड़ना, व्यक्ति को ईश्वर से जोड़ना कहलाता है। यदि कोई रिलीजन को जोड़ता है तो व्यक्ति को ईश्वर से जोड़ता है, वह इस लोक को परलोक से जोड़ता है। यदि कहता है कोई रिलीजन से जुड़ गया तो समझ लो वह व्यक्ति को ईश्वर से जोड़ता है रिलीजन शब्द, और इस लोक को परलोक से जोड़ता है, ऐसा माना गया। कुछ इसकी मान्यताएं हैं और कुछ इसके गुण भी, इस पे चर्चा करते हैं। एक ईश्वर या अलौकिक शक्ति, इसकी मान्यताएं हैं। एक धार्मिक पुस्तक या पुस्तकें, एक प्रवर्तक होता है, उपासना, पूजा पद्धति आदि होती है। जो धार्मिक लोग होते हैं वो कहते हैं कि एक ईश्वर है, उसके पास अलौकिक शक्ति है, एक धार्मिक पुस्तक एक ही है, एक प्रवर्तक होता है उसका, तथा उसकी उपासना और उसकी पूजा की जाती है। धार्मिक लोगों ने ऐसा माना। तो संविधान की जो प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द है, इसका हम डिफाइन कर रहे हैं कि पंथ निरपेक्ष का मतलब सही सही क्या होता है। इसके बाद देखते हैं प्रस्तावना में लोकतंत्र यानी गणराज्य। तो रिलीजन में हमने देखा था दो शब्द हैं, धर्म और पंथ, या ध्री धातु से बनी थी। ये ध्री यानी धारण करना या धारण करने वाला कर्तव्य, यह रिलीजन है। तो आज प्रस्तावना में देखते हैं लोकतंत्र क्या है या गणराज्य। लोकतंत्र मतलब, इसको अब्राहम लिंकन ने कहा था कि कैसा लोकतंत्र है कि नहीं है। इसको अब्राहम लिंकन ने कहा था, क्या कहा था, ऑफ द पीपुल, जनता का, बाय द पीपुल, जनता के द्वारा, फॉर द पीपुल, जनता के लिए, यानी शासन लोकतंत्र। यानी अब्राहम लिंकन ने कहा यदि ऑफ द पीपुल, जनता का शासन लोकतंत्र है, यानी ये शासन लोकतंत्र है, लोगों का है। बाय द पीपुल यानी जनता के द्वारा, या जनता के द्वारा शासन है, लोकतंत्र है। जनता का शासन है, जनता का लोकतंत्र है। जनता के द्वारा शासन है, जनता के लिए शासन है, यानी फॉर द पीपल, जनता के लिए यह शासन है, यानी जनता के लिए यह लोकतंत्र। ऐसा अब्राहम लिंकन ने कहा है अपनी पुस्तक में प्रस्तावना लोकतंत्र के बारे में। अब लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं, जिससे प्रत्यक्ष एक लोकतंत्र होता है, एक प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र होता है। यदि आप लोकतंत्र पे चर्चा करेंगे तो दो प्रकार का लोकतंत्र होता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र। इसके बाद शासन, जो सरकार है, इसके तीन अंग हमने बताया था आपको, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तीनों सरकार तीन प्रकार की होती हैं। ये तीन सरकार के प्रकार हैं जिससे शासन चलता है। इसको आप देख लीजिए क्योंकि ये सरकार के तीन अंग हैं। तो लोकतंत्र में दो रूप बताया, तो पहला देख लेते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है, इस पे चर्चा करते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र पे, प्रत्यक्ष लोकतंत्र मतलब शासन जो है, शासन नियम कानून जो है
जनता द्वारा सीधे किया जाता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र में। लोकतंत्र की संस्थाएं यानी संसद, न्यायालय इसमें नहीं होती हैं। ये लोकतंत्र की संस्थाएं नहीं होती हैं। जो लोकतंत्र की प्रक्रिया होती है, लोकतंत्र की प्रक्रियाएं यानी चुनाव, बहुमत नहीं होता इसमें। यानी लोकतंत्र की प्रक्रियाएं नहीं होती यानी चुनाव, बहुमत, ये क्योंकि प्रत्यक्ष होता है, जनता के द्वारा सीधा शासन किया जाता है। प्राचीन समय यूनान के नगर राज्य में यह पाया जाता था। जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, प्राचीन समय में जो यूनान के लोग थे वहाँ के नगर राज्य में प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता था। वर्तमान में स्विट्जरलैंड के कैंटन में आंशिक रूप से प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है। स्विट्जरलैंड में ऐसा आंशिक रूप से पाया जाता है, पूर्णतः नहीं पाया जाता, आंशिक रूप में है। वर्तमान में जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है स्विट्जरलैंड में, उदाहरण आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ये आंशिक रूप से मिलेगा, यह पूरा नहीं है, पूर्ण नहीं है। इसके बाद देखते हैं दूसरा, प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र। इसका मतलब है यह प्रतिनिधि जो मूलक लोकतंत्र यह भारत में पाया जाता है। शासन जनता के प्रतिनिधि करते हैं, सही है। शासन, नियम, कानून बनाए जाते हैं, जनता के प्रतिनिधि द्वारा बनाए जाते हैं। लोकतांत्रिक संस्थाएं पाई जाती हैं, इसे लोकतांत्रिक संस्था जैसे न्यायालय, संसद आदि। लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं भी पाई जाती हैं, चुनाव, बहुमत आदि सभी होती हैं। प्रतिनिधि जो मूलक लोकतंत्र है यह दो प्रकार के होते हैं। मूलक तंत्र है, ये दो प्रकार के होते हैं। आपको ये दोनों प्रकार पर चर्चा करते हैं, कौन कौन से हैं। पहला है संसदीय लोकतंत्र, दूसरा है अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। यदि उदाहरण देखा जाए संसदीय लोकतंत्र में तो भारत है, अध्यक्षात्मक लोकतंत्र में उदाहरण देखा जाए तो अमेरिका है। तो संसदीय जो लोकतंत्र है भारत का, इस पे चर्चा करते हैं। इसमें कार्यपालिका और विधायिका आपस में जुड़े होते हैं। कार्यपालिका के सदस्य अनिवार्यतः विधायिका के सदस्य होते हैं। दोहरी कार्यपालिका होती है। उत्तरदायी कार्यपालिका पाई जाती है। विधायिका के प्रति ये उत्तरदायी होती है। हमने आपको बताया ये संसद है, संसदीय लोकतंत्र है। यानी अध्यक्षात्मक में देखा जाए तो यह शक्ति पृथक्करण पाया जाता है। इसमें कार्यपालिका और विधायिका आपस में जुड़े नहीं होते हैं भारत की तरह। कार्यपालिका और विधायिका में संबंध नहीं होता है, जबकि अपने भारत में ऐसा होता है। संसदीय वाले में एकल कार्यपालिका प्रमुख है, यानी जो है राष्ट्रपति इसका प्रमुख होता है। अपने यहाँ तो दोहरी कार्यपालिका पाई जाती है। कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है। इसमें बताया गया अध्यक्षता में जो कार्यपालिका है विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है, लेकिन इसमें उत्तरदायी कार्यपालिका पाई जाती है संसदीय में। इसके बाद कार्यकाल अस्थायी होता है 4 वर्ष का। इसे 4 वर्ष से पहले नहीं हटा सकते, जबकि कार्यकाल अपने यहाँ अस्थायी नहीं होता है। महाभियोग आदि के द्वारा हटाया जा सकता है संसदीय लोकतंत्र में। इसके बाद देखते हैं प्रस्तावना में गणराज्य क्या है। गणराज्य पर चर्चा करते हैं कि गणराज्य किसे कहते हैं, क्योंकि हमने प्रस्तावना समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य पर चर्चा करते हैं। अब गणराज्य किसे कहते हैं, तो राष्ट्र का प्रमुख निर्वाचित होता है, यानी नियत समय के लिए, यही गणराज्य है। गण राज्य जो है लोगों के द्वारा यह प्रमुख रूप से निर्वाचित होता है, कुछ समय के लिए, नियत समय के लिए निर्वाचित होता है। ऐसा कहा गया कि निर्वाचित किया जाएगा यानी होगा। भारत का राष्ट्र प्रमुख, जो भारत का राष्ट्र प्रमुख है वह राष्ट्रपति है, यानी अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा इन्हें 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए इन्हें चुना जाएगा। इनको हटा भी दिया जा सकता है राष्ट्रपति को महाभियोग लगा करके, यानी भारत का राष्ट्र प्रमुख राष्ट्रपति होगा।
गणराज्य का यही मतलब है। आप एक नोट कर लीजिए, 26 जनवरी को ध्वज फहराया गया था, तो ऊपर जो ऊपर पहले से बंधा रहता था, यह राष्ट्रपति द्वारा ही था, तो ऊपर पहले से यह बंधा रहता है, जो ध्वज फहराया जाता है। तो 26 जनवरी को जब यह फहराया जाता है तो कहते नहीं कि गणतंत्र दिवस है, तो यह ऊपर पहले से ही बंधा रहता है, तो राष्ट्रपति द्वारा जब इसे फहराया जाता है तो इसे वो गणतंत्र कहते हैं। अब और जो 15 अगस्त है उसे ध्वजारोहण कहते हैं। 26 जनवरी को ध्वज फहराया जाता है और 15 अगस्त को ध्वजारोहण होता है, और फहराना दोनों होता है, एक प्रधानमंत्री द्वारा होता है। इसको जो 15 अगस्त है, इसको धीरे धीरे ध्वज को, तिरंगे को धीरे धीरे ऊपर ले जा करके फहराया जाता है, इसे ही ध्वजारोहण कहते हैं, क्योंकि यह प्रधानमंत्री द्वारा तिरंगे को धीरे धीरे खींच कर ऊपर ले जा करके ही फहराया जाता है। लेकिन जो 26 जनवरी को हो, उसे पहले से ही ऊपर बांधा रहता है और राष्ट्रपति डोरी को खींच करके उसे फहरा देता है। तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है, आप देखना फहराना और ध्वजारोहण 15 अगस्त को और 26 जनवरी को क्या क्या होता है, इसको आप नोट कर लेना। एग्जाम में पूछते हैं कि 26 जनवरी को 15 अगस्त को जो झंडा फहराया जाता है उसमें क्या अंतर होता है। तो 26 जनवरी को राष्ट्रपति द्वारा झंडा को, ध्वज को फहराया जाता है, ऊपर से पहले यह बंधा होता है, उसको सिर्फ राष्ट्रपति उसकी डोरी खींचता है और वो फहरने लगता है। लेकिन 15 अगस्त को जो होता है फहराना, उससे पहले ध्वजारोहण किया जाता है, ध्वज का आरोहण किया जाता है, यानी आरोहण माने बढ़ाना, आगे बढ़ना, यानी धीरे धीरे ऊपर ले जा करके ही फहराया जाता है। तो यह है गणतंत्र। यदि उदाहरण देखा जाए तो भारत में गणतंत्र पाया जाता है, ब्रिटेन में लोकतंत्र पाया जाता है, लेकिन गणराज्य नहीं पाया जाता। भारत में गणराज्य पाया जाता है, लोकतंत्र नहीं पाया जाता है, लेकिन ब्रिटेन में लोकतंत्र पाया जाता है, गणराज्य नहीं पाया जाता। गणराज्य मतलब राष्ट्र प्रमुख, सम्राट या सम्राज्ञी, ऐसा कहा गया इसमें। तो दोस्तों मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में अगली, तब तक के लिए धन्यवाद।